वो पिछले क्लास में बताया गया था कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। अब देखो इतना प्रेशर हुआ, बहुत प्रेशर हुआ ना। अब 1905 का बना पार्टीशन हुआ, उसके बाद इतना कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ, राखी बंधन, ये सब रक्षा बंधन है ना, वंदे मातरम, जनरल, बहुत तरह का बात हुआ। इस बीच में प्रेशर हुआ, तो प्रेशर होने की वजह से क्या हुआ कि 1911 में घोषित किया कि नहीं, पार्टीशन बंगाल हम नहीं मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ही ये बताया गया। मगर इंटरेस्ट कुछ और है, शिफ्ट कर दिया कैपिटल, और फिर भी बहुत सारे मुस्लिम लोग खुश नहीं थे इससे। ये अलग बात है कि मुस्लिम को ही अपीज करने के लिए किया गया था। उसके बाद क्या क्या घटना घटे हैं जानते हो। तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स का निर्माण हुआ था उस समय, बंगाल, असम और बिहार और उड़ीसा एक साथ था, जो कि 1935 के बाद लेकिन प्रिसाइजली 1936 में हुआ है। उसके श्री कृष्ण सिंह, श्री बाबू जिसको कहा जाता है, वो हमारे सीएम बने और लंबा समय आज़ादी के बाद भी वो टिके हैं, और वही इंसान जो गढ़पुरा सत्याग्रह से इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये कल बात हुआ था। अब बात करते हैं सूरत स्प्लिट, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सिविल सर्विस के लिए, तो वन ऑफ द वेरी गुड टॉपिक। देखो क्या हुआ कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का हुआ, तो एंटी पार्टीशन प्रोटेस्ट होने लगा कि नहीं बनना है, नहीं बनना, हम अलग नहीं होंगे, हमारा पॉलिटिकल चार्ज है, सब एक भाई लोग हैं, इस तरह का। तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ। उसके बाद जानते हो स्वदेशी मूवमेंट में बॉयकॉट मूवमेंट हुआ, जिसका हिस्ट्री हम 1849 में देशमुख साहब से रिलेट कर सकते हैं। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स हुआ, स्वदेशी गुड को प्रमोट किया गया, रक्षाबंधन वाला बात हुआ, रिलीजियस एलिमेंट जैसे शिवाजी गणपति फेस्टिवल तिलक जी करना शुरू कर दिए मोबिलाइज करने के लिए। ठीक है, मुंबई में चल रहा है और उधर बंगाल में चल रहा है, मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी में चलेगा, सबको यूनाइट करना है। अरंदन हुआ कि हम खाना नहीं बनाएंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से करना चाहते थे, वही एक्स्ट्रा बॉयकॉट करना, डिफरेंट स्वदेशी बढ़ाना। तो ये सब चीज़ रास नहीं आया। और जब सूरत में आया, सूरत करने के लिए जब सूरत का कांग्रेस सेशन हुआ, तो वहाँ पे दिख गया ये डिफरेंस और स्प्लिट हो गया। इसलिए सूरत स्प्लिट कहा जाता है कॉमन, कि सूरत में बिखर गए। कौन बिखरे? कांग्रेस के नेता लोग भी बिखर गए, एक मॉडरेट्स हो गए, एक एक्सट्रीमिस्ट हो गए। विचारधारा चल रहा है, मगर जो क्लियर दिखा तुमको कि कौन से कांग्रेस सेशन में दिखता है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए बिकॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, तो वो सूरत स्प्लिट है। इसलिए सूरत स्प्लिट दिया जाता है, समझे बात को। तो आगे देखो क्या हुआ था। इट वॉज ए स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन सूरत सेशन इन 1907। देखो लिखा गया है, कांग्रेस स्प्लिटेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंट है ओवर स्वदेशी मूवमेंट। क्यों? कोई बोला है स्वदेशी मूवमेंट इस ढंग से होना चाहिए, मॉडरेट्स, तो एक्सट्रीमिस्ट बोलता नहीं इस ढंग से होना चाहिए, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन इस ढंग से होना चाहिए। तो देखो आइडियोलॉजिकल क्लैश हो गया दोनों का। तो क्या था, ऐसा क्या था कि इससे क्या हुआ, मतलब क्या ऐसा आइडियोलॉजिकल डिफरेंट हुआ? देखो कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई, और ये बढ़ते चला गया बिकॉज ऑफ पार्ट ऑफ बंगाल एंड एंटी पार्टीशन वाला जो भी था कन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड ये गॉट इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑन वेरियस इश्यूज लाइक इश्यूज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बॉयकॉट। बोला कि बॉयकॉट बढ़ा दो, एक्सट्रीमिस्ट बोला बढ़ा दो, तो मॉडरेट बोला कि नहीं छोड़ दो, अब रहने दो। डिफरेंस। एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट बियॉन्ड बंगाल, बोला कि बंगाल से ही बाहर कर दो, तिलक नीचे किया, तो डायरेक्ट दिख गया कि एक्सट्रीमिस्ट थे वो। मॉडरेट्स बोले कि छोड़ दो, रहने दो ना, ब्रिटिश को कितना सताओगे, रहने दो। आखिर स्वराज इसके अंदर ही पाना है हमको अम्ब्रेला में, क्योंकि ये लोग अलग टाइप के हैं, और वो भी गलत सोच नहीं है, क्योंकि कंट्री में पूरी तरीके से हुकूमत है ब्रिटिश का, है ना। तो एक्सट्रीमिस्ट वांटेड मॉडरेट्स टू गिव ऑल आउट सपोर्ट टू स्वदेश। बोला कि आप फुल फ्लेज हमको सपोर्ट करो। एक्सट्रीमिस्ट चाहता था मॉडरेट से कि हमको फुल सपोर्ट करिए आप। तो 1906 में क्या हुआ, कांग्रेस सेशन नारोजी पास्ट 4 रेजुलेशन। बताए थे ना उस दिन कि ये कांग्रेस सेशन 1906 में स्वदेशी मूवमेंट में जब हुआ था, 4 रेजुलेशन पास हुआ था। बट दिस रेजुलेशन वाज अ पार्ट ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट कुड नॉट डेवलप फेथ ऑन सच रेजुलेशन। क्या बोला कि ये जो 4 रेजुलेशन जो दादा भाई नौरोजी किए थे, पास किए थे, मिला पास किए थे, एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था इस रेजुलेशन पे। बोला कि ये मॉडरेट्स का अपना ब्लूप्रिंट है, हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अनदर इंपॉर्टेंट इश्यूज हुआ था प्रेसिडेंसीशिप से। देखो प्रेसिडेंसीशिप इंपॉर्टेंट है। 1906 में चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जो तबका है चाहते थे कि हमारा प्रेसिडेंट हो। देखते हो राजगद्दी के लिए झगड़ा होता है अपना घर में भी, जान ही रहे हो। जैसे उत्तराखंड में भी जो चेंज हुआ है सीएम, जान रहे हो तुम लोग, राजगद्दी है।
रावत वाला कहानी। तो देखो अनदर इंपॉर्टेंट इशू क्या कि इशू ऑफ प्रेसिडेंशिप दैट इमर्ज इन 1906। फाइनली नारोजी इलेक्टेड, नारोजी को इलेक्ट कर दिया, जबकि नारोजी पूरी तरीके से मॉडरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लोग बोले कि एक्सट्रीमिस्ट क्यों नहीं है, कहा है हमेशा मॉडरेट्स ही रहेगा, क्योंकि 1885 से चल रहा है। देखो तो ऐसा हुआ, तो यानी कि मैंने ये चीज़ खत्म कर दिया, ये एक्सपेक्ट खत्म कर दिया। फर्स्ट एस्पेक्ट कंप्लीटेड, सेकंड एस्पेक्ट कंप्लीटेड। अब दूसरा देखेंगे ये वाला। अब तुमको भगत सिंह के बारे में बताएंगे, ठीक है, एक ब्रीफ में, डिटेल में नहीं, एक आराम से हल्का सा इंट्रोडक्शन। तो इसमें देखेंगे कि बाबू ये भी बहुत विचित्र बात है कि एस्पेक्ट 3 यानी कि रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट, टेररिस्ट मूवमेंट को हटा दिया गया, यहीं पे रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कर दिया गया, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गया कि एनसीईआरटी आप अपने किताब में कैसे इसको टेररिस्ट घोषित कर सकते हो। ब्रिटिश के लिए तो बात अलग था, इस पर बहुत डिबेट हुआ, उसके बाद वर्ड हटाना पड़ा, मगर इसमें टेररिस्ट वर्ड दिया गया है, मगर इसका मतलब कुछ और है। यहाँ पे हम एक्सट्रीमिस्ट का बात करेंगे, हाँ ब्रिटिश के कंटेक्स्ट में, ठीक है ना। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना है इस चीज़ को लेकर, एक छोटे वर्ड का होता है कंट्रोवर्सी, समझे, बहुत बड़ा बात है ना। हम कैसे बोल सकते हैं गुरुजी को, है जो इतना कुछ किया, हम टेररिस्ट कैसे बोल सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं। वो तो हाँ एक्सट्रीमिस्ट थे, वो भी रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि इन लोग से भी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे वो। देखो क्या राइज हुआ, किस तरह का ग्रोथ हुआ तुम्हारा रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ का, इसके आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम, फेलियर क्यों हो गए, क्या टाइप्स थे, क्या फेस थे, क्या नेचर था, ठीक है। तो इसका बहुत बढ़िया सुंदर सा दिया गया है, वो तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार समझा दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। और माइंड मैप देखना, पूरा ध्यान देना, माइंड मैप पे ध्यान देना, वहाँ पे पूरा फोकस करना। देखो ये बात समझो कि 1905 से लेकर 1947 का मैं बात करूं तो इस बीच में जो हुआ था 1905 के आसपास, मॉडरेट समझ में आ गया तुमको, एक्सट्रीमिस्ट समझ में आ गया, पार्टीशन बंगाल हो रहा है और स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, यही चल रहा है उस समय। अब देखो यानी कि ये सब कांग्रेस का मूवमेंट है, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से यूज़ कर रहे हैं। मैं ऐसा बहुत सारे भारत मूवमेंट है जो कांग्रेस प्लेटफॉर्म से नहीं हुआ, वो मूवमेंट में एक ये रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट भी है, जिसको तुम टेररिस्ट से रिलेट करते हो। इसका बाबू यदि मैं फेज का बात करूं तो 3 फेज से चले हैं। एक फेज में खुद सुभाष चंद्र बोस भी एक्टिवेट है, थर्ड फेज, जहाँ पे आईएनए म्यूटिनी हो जाता है, जानते हो ना आईएनए म्यूटिनी वाला, नहीं जानते हो, चलो कोई बात नहीं। देखो समझो यहाँ पे फेज 1, देखो फेज 1 पैरेलल चल रहा है, 1904 और 1904 या 5 के आसपास से लेकर 15 तक चला था, ठीक है। एक कहने का मतलब है कि 12-13 साल का एक फेज चला। उस फेज का दिक्कत क्या था कि नो आइडियोलॉजी, लिमिटेशन नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जहाँ आया धर दिए, पकड़ के मार दिए। अनऑर्गेनाइज्ड, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, देखना वर्ड देखते रहना, बाद में माइंड में अपना काम आएगा। जब कोई आइडियोलॉजी नहीं है आपका, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आपको सप्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा। और 1915 में पूरी तरीके से ब्रिटिश ने सरप्रेस कर दिया फेज 1 को। तो फेज 1 में था क्या, ये पूरी तरीके से वायलेंस बेस्ड था, सेक्रीफाइस था ब्लड से, कंट्री के लिए हम जान दे रहे हैं अपना, हमको कंट्री चाहिए बस। तो बिना ऑर्गेनाइज तरीके से तुम कुछ भी कर रहे हो इंडिविजुअल लेवल पे, बेस्ड ऑन द कल्ट बम्स फोड़ दिया तुम, पिस्टल्स लगा दिया, ठीक है ना, और ब्रिटिश को मारे जा रहे हो, इंडिविजुअल अटैक हो रहा है, कोई प्रोग्राम और पॉलिसी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। तो ये फेज 1 है, यहाँ पे बहुत पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ये रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट जो बोलते रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट जो तुम्हारा मूवमेंट चला था, उसका फेज 1 है, नंबर 1, जो कि तुम्हारा लगभग 12-13 साल तक चला है। अब दूसरा देख लो फेज 2, इस फेज 2 में वो भगत सिंह आते हैं, क्योंकि भगत सिंह कंटेम्प्रेरी है तुम्हारा एनसीएम का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो भगत सिंह इधर एक्टिवेट है, समझे। तो देखो यहाँ पे ये 1920 से लेकर 1930 का कह सकते हैं हम, ये दशक में मतलब एक्टिव थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यही सब थे। क्योंकि 20 और 21 में जब तुम्हारा गांधी जी बोल दिए कि चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, तो बोले कि ड्रॉप करो। तो मैं ये चाहते थे कि कंटिन्यू रहे, क्योंकि अभी रिदम है, मोमेंटम में है कंट्री, तो ये अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। तो वही बोला कि जब एनसीएम को ड्रॉप कर लिया गया, क्योंकि गांधी जी ड्रॉप कर दिए चौरी चौरा की वजह से, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। जब वैक्यूम क्रिएट किया तो वहीं पे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट यानी कि रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट जाकर उसको फिल किए हैं, समझे बात को। और अब थोड़ा ऑर्गेनाइज है फेज 1 के तुलना में, नंबर 1, क्योंकि अभी है कलेक्टिव अटैक है, सब साथ में आकर अटैक करके भाग जा रहा है, ठीक है। काकोरी हत्याकांड, मैंने बोला था काकोरी कंस्पिरेसी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है ये, तो यानी कि ये थोड़ा सा सिंसियर टाइप का, यानी कि थोड़ा ऑर्गेनाइज टाइप का, वही बात लिखा गया है।
प्रॉपर आइडियोलॉजी कहाँ से मिला, ये गुण कहाँ से मिला, तो रशियन रेवोल्यूशन से कोमल। 1917 में मेंशेविक बोल्शेविक का युद्ध तुरंत प्रभावित करेगा। और हमारे भगत सिंह तो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा से थे, ये नहीं बोलेगा कोई, कंट्री में ये बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। भले ही आज के हमारे कंट्री जो भी हमारे मुखिया है वो भगत सिंह को ट्रिब्यूट कर देंगे, मगर उनके आइडियोलॉजी के बारे में कोई किसी को नहीं बोलेगा। वो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थे, वो पूरी तरीके से यूएसएसआर का जो आइडियोलॉजी था उससे प्रभावित था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो। देखो तो आइडियोलॉजी क्या था, ये पूरा रशियन रेवोल्यूशन से मिला था, लेनिन से। बताओ लेनिन है कि नहीं है कम्युनिस्ट, है ना। सोशलिज्म होना चाहिए, कैपिटलिज्म बर्बाद है, समझे। ये चाहते थे कि हमको क्विक रिजल्ट चाहिए, हमको ग्रेजुअल रिफॉर्म्स नहीं चाहिए। कांग्रेस लोग दिलाते रह गया, इतना दिन से तो कुछ हुआ नहीं भारत में, समझ रहे हो ना। तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, समझे, इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट थे, कॉलोनिज्म के अगेंस्ट थे। ये विचारधारा से तुम्हारा फेज 2 चला है, यानी कि 20 और 30 के दशक में ये फांसी उसी दे दिया गया, ये शांत हो गए। अब देखो अब फेज 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फेज 3 क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा नेतृत्व का हाथ है। सुभाष चंद्र बोस जो कि खुद सिविल सर्वेंट रहे हैं, 3rd रैंक आया था उनका। बताओ तुम लोग क्या करोगे, बताओ कोई फ्रीडम फाइटर है जो सिविल सर्वेंट भी है, तो हम तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कितने बड़े बड़े लोग थे, हाँ, कि सिविल सर्विस का एग्जाम पास करके फ्रीडम फाइटर बन गए। यानी कि वो बने ही थे सिविल सर्वेंट इसलिए कि देश को सर्व कर सके ट्रू सेंस में। यानी कि जो सिविल सर्वेंट रहेगा वो फ्रीडम फाइटर भी रहेगा। तो सोच रहे हो कम्बिनेशन, प्रैक्टिकल और थ्योरी का कम्बिनेशन, और पूरा कोशिश कर देगा, जितना भी पढ़ा है पूरा कोशिश कर देगा लाने के लिए, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस भी कहीं ना कहीं इतिहास में दब हो गए, मगर उनके लिए बहुत बड़ा स्थान मिलना चाहिए था हमारे भारत में। और ये तुम देखोगे इंटेलेक्चुअल के बीच में बहुत डिबेट होता है, कहो तो मैं भेज देता हूँ लिंक तुमको, देख लेना। बहुत डिबेट हुआ है सुभाष चंद्र बोस को लेकर कि उनका ग्लोरी को इतना क्यों नहीं ग्लोरीफाई किया जाता है, समझे बात को। तो देखो इसमें क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्मेशन हुआ था, इसी को बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी ये नॉन कांग्रेस मूवमेंट है जी, उनका अपना रचना है ये, ठीक है। और यहीं पे बाबू 40 के दशक में ही रॉयल इंडियन म्यूटिनी हो जाता है। रॉयल इंडियन म्यूटिनी में क्या होता है कि जितने हमारे सैनिक लोग थे ऊपर लेवल पे, सब इनकार कर दिया कि ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करेगा, फ्लॉप कर गया ब्रिटिश वहाँ पे, समझ रही हो ना। क्यों, डिफेंस चलाने वाला वो है, मना कर दिया, तो आ गया औकात पे ब्रिटिश लोग। कई लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, जो मैं तुमको हिस्ट्री में बताऊंगा ऑप्शन में, तुमको सुन के बहुत मज़ा आ जाएगा। जब गवर्नर जनरल जो थे वो बाद में जब बंगाल आते हैं, आज़ादी मिल जाता है हमको, जब बाद में बंगाल में आते हैं, तो बंगाल के जो उस समय के जो भी हेड रहे हैं हमारे बंगाल के, उनके साथ बातचीत होता है गवर्नर जनरल का, जो पहले रह चुके हैं, जो सुभाष चंद्र बोस का ये सभी प्रेशर झेल चुके थे। तो बोले कि गांधी बाबा थोड़े आज़ादी दिलाए हैं, आज़ादी तो सुभाष चंद्र बोस दिलाए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स इसका है, और ये बोला गया चीज़ है, ठीक है, क्योंकि डर गया था ब्रिटिश कि अब डिफेंस वाला ही सहायता नहीं करेगा, आर्मी नहीं करेगा, तब कैसे चलेगा देश। इसे बढ़िया कि चल जाओ छोड़ के, पीसफुल एग्जिट कर लेते हैं, जैसे अफगानिस्तान का इशू यूएस के साथ। तो बढ़िया है कि अपना नाक बचा के चलो ना, थू करने से बढ़िया कि नाक बचा के चल जाओ। अब बस तुम बोल दो कि ट्रांजिशन ऑफ पावर हो गया, नहीं तो नहीं करिएगा तो ले ही लेगा वो, क्योंकि अब आ गया वो उस स्थिति में, लेने की स्थिति में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप चंद मुट्ठी भर आदमी हो, और ये इतना करोड़ का आदमी जनसंख्या वाला पॉपुलेशन है, कितना दिन तक आखिर। तो बढ़िया है कि आप खुशी चल जाओ, एक जेस्चर भी मेंटेन रहेगा, बाद में काम देगा कि ब्रिटिश ने बहुत अच्छा ट्रांजिशन ऑफ पावर कर दिया। और उधर का वर्ल्ड इंटरनेशनल समीकरण भी डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत कुछ हुआ है घटना। तो समझ रहे हो ना, परिस्थिति ही कायम ऐसा हो गया कि ब्रिटिश को छोड़ना पड़ा, चाहे उसको मन है या नहीं मन हो। किसी को मन नहीं होता है कि हत्या का जमीन हम चल जाए, परिस्थिति ऐसा क्रिएट हो जाता है। बात समझने का प्रयास करो। तो उसमें एक रॉयल इंडियन नेशनल आर्मी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा भाषण होगा बाद में। तो देखो क्या है, ये RTM है जो रॉयल इंडियन मूवमेंट है तुम्हारा, ये सॉरी रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट जो मूवमेंट है, ये इंटरनेशनल हैपनिंग से बहुत प्रभावित हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ हुआ, यूथ गजब की इन्फ्लुएंस हुए थे। तो समझ में आ गया ये माइंड मैप तुम लोग को, ये क्या क्या हुआ है। अब देखो इसी चीज़ को बताते हैं तुम लोग को कि इसमें 2 फेज बताया गया है, हकीकत में 3 फेज है। 2 फेज इसलिए क्योंकि बाद का जो फेज था वो डिफरेंट है, उसको अलग तरीके अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसको रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट के मूवमेंट से नहीं देख सकते, हालांकि मिलता जुलता है, इसलिए फेज कभी 3 बता दिया जाता है। हकीकत में 2 है जो पहले ही हुआ था। कौन सा, वही वाला
1905 से 1915 वाला और 120 से लेकर 30 वाला। ये क्या है कि ये कांग्रेस मूवमेंट नहीं है, ये मगर ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट है। ये नया आइडियोलॉजी है, नया प्रोग्राम्स है जो कि वायलेंस पे बेस्ड है, अनलाइक गांधी बाबा, अनलाइक मॉडरेट्स। द मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले यूथ है जो कि इंस्पिरेशन लेते हैं इंटरनेशनल हैपनिंग्स से, कि जब इथोपिया जैसा कंट्री हरा सकता है इटली को, जब जापान जैसा कंट्री हरा सकता है तो हम काहे नहीं हरा सकते हैं, जब रसिया में इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है तो हमारे कंट्री में क्यों नहीं हो सकता है, तो हमारे कंट्री में काहे नहीं सोशलिज्म हो सकता है, काहे कैपिटलिस्ट क्लास की वजह से इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म अभी तक बरकरार रहे, ट्रेड और कॉमर्स की वजह से नहीं हुआ ये सब चीज़, है ना। तो नेशनलिस्टिक आइडिया और इस तरह पूरा क्योंकि दुनिया में फैल रहा था नेशनलिस्टिक आइडिया, क्योंकि जो इंटरनेशनल हैपनिंग्स हो रहे थे ये भी प्रभावित हो गए यूथ सब भी। तो फैक्टर्स देखो, इंस्पिरेशन जो हुआ वही आयरिश रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हो रहा था वहाँ पे, जहाँ पे वायलेंट मूवमेंट चल रहा था आयरलैंड में ब्रिटिश के अगेंस्ट। जापान ने कर दिया रसिया को 1905 में, बता दिया मैंने। डिक्लाइन ऑफ एनसीएम, सेकंड वाला फेज जो एनसीएम डिक्लाइन हुआ था, पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया उसमें, वैक्यूम को भरने के लिए आगे बड़े बड़े लीडर भगत सिंह टाइप के। और दूसरी बात तो है कि सेम कैरेक्टर है तुम्हारा, एक्सप्लोटेटिव कैरेक्टर है ब्रिटिश रूल का, पूरी तरीके से जकड़ कर रखा हुआ है। लोगों को अच्छा नहीं लगा, यूथ को अच्छा नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयारी नहीं इंडियंस लोग का। तो रिग्रेसिव पॉलिसी है ब्रिटिश का। यंगर जनरेशन चाहता था कि हमको क्विक चाहिए रिजल्ट, जो बात है। तो इसलिए जो एक धड़ा है तुम्हारा नेशनलिस्ट, वो डिससेटिस्फाइड था कि इस तरह का ग्रेजुअल रिफॉर्म्स आने से कुछ नहीं होगा, ये नूनू बाबू करने से कुछ नहीं होगा, हमको चाहिए तो हमको चाहिए तो चाहिए चाहिए, जाओ मर जाएंगे आज़ादी लेंगे। समझ रहे हो ना, जिद हो गया ना, कब तक। युद्ध तो अपने आप में वो है, एनर्जी का सोर्स है। देयरफॉर यंग नेशनलिस्ट ने बोला कि ना, हमारा मेथड दूसरा होना चाहिए। और यही क्या है, कैरेक्टर और नेचर है इसका, कि कैसे तुम्हारा रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट या रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मैं दोनों रिपीट कर रहा हूँ, बात समझने का प्रयास करो। दोनों ही तुमको कोट मिल सकते हैं, पुराने किताब में टेररिस्ट भी मिल सकते हैं, नई किताब में रेवोल्यूशनरी भी मिल सकते हैं, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट भी मिल सकते हैं। इसलिए मैं दोनों वर्ड को कर रहा हूँ, मगर तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट वर्ड यूज़ करना, क्योंकि आपने फ्रीडम फाइटर को नहीं बोला जाता है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लिखा हुआ है इसलिए, नहीं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है बोल के, समझे ना। तो देखो, एग्रेसिव था, रेडिकल था और वायलेंट था। नंबर 1, चाहते थे कि बहुत जल्दी रिजल्ट हो, ग्रेजुअल रिफॉर्म से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, बिलीव करते थे कि सेक्रीफाइस ही है जो भारत को आज़ादी दिला सकता है, बिना खून बहाए नहीं हो सकता है कंट्री आज़ाद, ठीक है। एंटी ब्रिटिश करेक्टर था वो, अनडाउटली, कोई शक ही नहीं होना चाहिए तुम लोग को। बिगिनिंग में रेवोल्यूशनरी क्या था, पूरी तरीके से पर्सनल सेक्रीफाइस, मर जाओ। हाँ, कोई ऑर्गेनाइज लीडरशिप कोई था ही नहीं, अनऑर्गेनाइज तरीके से था, पिस्टन्स अटैक्स हो रहे हैं। मगर बाद में आस्ते आस्ते क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया, ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया। शुरू में क्या था, खाली ब्रिटिश ऑफिसर को अटैक कर लिए, काकोरी हत्याकांड सभी देख लो। मगर जब 20 के दशक में थोड़ा डिफरेंट हुआ, क्यों, क्योंकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग सब आ गए, भगत सिंह, राजगुरु, बहुत सारे लोग, तो जो कि पूरी तरीके से प्रभावित थे सोशलिज्म पे। सेकेंड फेज थोड़ा ऑर्गेनाइज था और सिंसियर मूवमेंट था, ठीक है। और दे हैड प्रॉपर, अब ये लोग को पता चलने लगा कि ब्रिटिश कॉलोनियल पावर क्या है एक्चुअल में इसका, तो उस हिसाब से, मगर ये भी नॉन वायलेंट पे ही विश्वास कर रहे हैं। यही तो कारण था। अब मैं तुम लोग को अब थोड़ा देर में बताऊंगा कि गांधी बाबा क्यों ने बचाया भगत सिंह को, ये मैं तुमको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। अगर तुमको मैं सेटिस्फाई कर दूंगा आंसर से, क्योंकि यूथ के बीच में गलत नैरेटिव फैला हुआ है, गलत। तो मैं अभी पहले कंक्लूड करने दो मुझे, तो मैं बात करूंगा उस पर। जो कैरेक्टर है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का, वो ऑर्गेनाइज था 40 में भी, म्यूटिनी वाला, सुभाष चंद्र बोस के अंदर, INA में जो INA चला था। आइडियोलॉजी क्या कहोगे, वही प्रोग्राम क्या कहोगे, रेडिकल और एग्रेसिव आइडियोलॉजी है, वायलेंट डोमिनेंस करता है, बम्स और पिस्टल्स वाला बात है, इंग्लिश को पूरा डरा दो, धमका दो कि डर से छोड़ जाए, ठीक है। और नेशनलिस्टिक आइडियाज फैलाओ न्यूज़पेपर से, जर्नल से, अपना अपना छाप के। तो फेज़ 1 देख लो, फेज़ 1 में भी क्या है कि डेवलपमेंट टुक प्लेस। देखो, केवल इंडिया में नहीं हुआ, ये बाहर भी हुआ, US में हुआ, कनाडा में हुआ, लंदन में हुआ, बताएंगे तुम लोग को, अलग अलग मूवमेंट चले हैं। बट इट वॉज पैन इंडिया लेवल पे नहीं था, हर एक पूरा इंडिया में ये लेवल नहीं था। भले ही इंटरनेशनल हैपनिंग्स हुआ है, अलग अलग जगह पे, छोटे छोटे जगह पे हुआ है, और पूरा भारत में कहोगे, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, पॉपुलेशन एज अ होल कभी भी नॉन वायलेंस पे बात नहीं करेगा, क्योंकि भाई उसका रोजी रोटी भी है, लाइवलीहुड भी है ना। सब आदमी तो यंग ही नहीं होते हैं, और सब आदमी का सोच ऐसा ही नहीं होता है, घर से एक निकलते हैं कोई वैसा, और उसको ही मना किया था कि बाबू आओ काम करो अपना ठीक से, समझ रहे हो ना। तो इट वॉज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ वायलेंस, इट डिड नॉट अट्रैक्ट मास, इसलिए मास अट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉमन सेंस ही। द ब्रिटिश पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है इसके वजह, ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ा है, क्यों इतना रेग्रेसिव पॉलिसी होता ही नहीं, तो क्यों करता ही है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता तो आपके अगेंस्ट बगावत ही क्यों होता, क्यों, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही कॉलोनियल वाला है।
दे आर स्टार्टेड एंड हॉर्न डाउन एंड अरेस्टेड। बस उसका ब्रिटिश ने भी अपना शुरू कर दिया सेडिशन चार्ज लगाना, रोलत एक्ट लगाना, तरह तरह का, है ना। अरेस्ट कर लिया, पूरा सेटल कर दिया गया, मार फेंक दिया गया, मार उड़ के इधर उधर। फेज 2 में क्या हुआ देखो, अब जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल कर चुका है, यानी कि सस्पेंड हो चुका है, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम को फिल करेगा ये मूवमेंट। और उसमें क्या है, तो इस मूवमेंट में क्या क्या चीज़ रखे गए हैं, तो कैपिटलिज्म एंड हो जाना चाहिए, लैंडलॉर्डिज्म एंड होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमानेंट सेटलमेंट ये सब वजह से बहुत लोग त्रासदी में है, इम्पीरियलिज्म बर्बाद होना चाहिए, और मास रिवोल्यूशन होना चाहिए। जब तक जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो फेलियर क्यों हुआ, फिर हुआ क्योंकि ये वायलेंस और एग्रेसिव बेस्ड था, तो पहले होना है, तो मास नहीं गया इसकी तरफ, पैन इंडिया नहीं था, ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया आसानी से, क्योंकि मास मूवमेंट होगा तब ना सप्रेस करने में दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ के खुद ही कांग्रेस वाले बोल रहे कि ये मूवमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि नॉन वायलेंट वाला नहीं है, वायलेंट वाला है। तो यूथ तक ही कन्फाइंड रहा, ये अर्बन एरियाज तक ही रहा तुम्हारा, गांधी जी सपोर्ट नहीं किए थे। यस, यही तो बात है, तो गांधी जी सपोर्ट नहीं किए थे भगत सिंह का, समझ रहे हो ना। तो हम खत्म कर देंगे तब बताएंगे वो चीज़ के बारे में। कंट्रीब्यूशन तो मर रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को जान तो दिया है कि भाई हो सकता है, देश के लिए बहुत सारे लोग हैं मरने मिटने वाले, ठीक है ना। और मेन स्ट्रीम नेशनल लीडर को ये प्रभावित किया, और यहाँ से सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है मन में कि हम करेंगे देश के लिए। भगत सिंह किए हैं, छोटे छोटे थे ये लोग, प्रेरणा मिला है, समझ रहे हो ना। तिलक जी को मिला है, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े लीडर तैयार हुए हैं, समझ रहे हो ना। यही सब तो थे कि बाद में जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल लेके आए, यूएसएसआर का डायरेक्ट हमारे आज़ादी के बाद बैठा है, यही रीजन से, क्योंकि उस समय प्रभावित हो गए थे सोशलिज्म से, और इम्पोर्टेंट रोल प्ले की है नेशनलिस्टिक अवेयरनेस में, और जिसके वजह से बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, प्रजामंडल मूवमेंट भी हुआ था, जो बता चुके हैं तुम लोग को। फ्रीडम स्ट्रगल चला, गजब फ्रीडम स्ट्रगल को इसने बल दिया, ठीक है, और यूथ को गजब इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसने ला दिया। क्यों ना, क्योंकि यूथ तो ऐसे भी जुड़ रहे थे इस चीज़ से, तो आप बोले कि ना कंट्रीब्यूट करना है देश के लिए, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूरा यूथ आ गया, ठीक है, और ग्रेट चैलेंज बन गया ब्रिटिश के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद कल बात करेंगे, उससे पहले देख लो एक माइंड मैप, कल या फिर जो भी दिन होगा, तो कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से किताब से पढ़ लेना है। अब खत्म कर दिया, एस्पेक्ट 3 खत्म कर दिया, एस्पेक्ट 4 है। अब जो बात करेंगे आने वाले समय में, गांधी बाबा से स्टार्ट होगा क्लास, ठीक है ना। पहले होम रूल मूवमेंट भी देख लेते हैं, देखो इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है तुम लोग को। राइज एंड ग्रोथ, अब कैसे होम रूल मूवमेंट हुआ, वही एनी बेसेंट साहब उनका, एनी बेसेंट का तिलक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो देखो पहले समझना होगा तुम लोग को कि 1929 में तो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट हुआ, भगत सिंह, ये दत्त थे बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये इन लोग का दौर था, ये बोले ना 20-38 के दशक में। आगे बढ़ जाओ, देखो अभी तक तुमने यही पढ़ा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में 2 तरीके से बात हुआ। एक कांग्रेस मूवमेंट था जिसमें पीसफुल और रेडिकल दोनों हुआ, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट वाला भी था, थोड़ा सा रेडिकल हो गया। यहाँ पे देखो मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, स्वदेशी मूवमेंट था, एनसीएम चला, सीडीएम चला, क्वाइट इंडिया मूवमेंट चला। मैं दूसरा ग्रुप करेंगे तो नॉन कांग्रेस प्लेटफॉर्म भी था, उसमें देखो उसमें भी तुम्हारा बहुत सारा हुआ है। तो उसमें एक तुम्हारा होम रूल मूवमेंट भी है, जो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया, जो प्रजामंडल मूवमेंट हुआ, स्वराज पार्टी हुआ, लेफ्ट पार्टी हुआ, ठीक है, ये सब अलग है। और भी हुआ नॉन कांग्रेस प्लेटफॉर्म में, पीसफुल वाला तो हुआ ही सब, ये पीसफुल होम रूल मूवमेंट पीसफुल है, प्रजामंडल पीसफुल है, स्वराज पार्टी पीसफुल है, लेफ्ट पार्टी ये भी पीसफुल था। मगर हाँ, नॉन कांग्रेस प्लेटफॉर्म में एग्रेसिव वाले भी हुए हैं, जिसके तुम्हारे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट, फेज 1, फेज 2, फेज 3 वाला। तो आप देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, ये जो बता दिए। देखो अब एक क्रोनोलॉजी जोड़ा गया कि फेज 1 में 1905 से लेकर 1915 तक हुआ, उसका 15 में पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया, क्योंकि अनऑर्गेनाइज था वो, तो क्यों कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी लेके आती है तुम्हारा कि फिर से मूवमेंट को जन्म दिया जाए, क्योंकि वो खत्म हो गया 1915 में, क्रश कर दिया कि फिर से चाहिए उसको चिंगारी भरने के लिए। तो आयरलैंड की जो लेडी है एनी बेसेंट, वो कोशिश कर रही है, और वहाँ से उसने होम रूलिंग बना दिया अधियार में, जो केरल का पार्ट है, ठीक है, 1916 में। और साथ साथ एट द सेम टाइम 2 महीना पहले ये भी बना दिए थे तिलक जी। तो दोनों का मूवमेंट चल रहा है, बात समझे। और तिलक भी लॉन्च किए थे जोसेफ बटिस्टा से। बाद में क्या हुआ कि एनी बेसेंट कांग्रेस मेंबर की, वो कांग्रेस मेंबर बन गई, वो वहाँ की प्रेसिडेंट बन गई, और हमारे तिलक साहब चले गए बटिस्टा का वो वैलेंटाइन चिरोल का केस लड़ने के लिए, क्योंकि वो बैरिस्टर थे, बाहर लंदन में चले गए। तो मेन लीडर ही चले गए, खत्म हो गया मूवमेंट। समझ में आ रहा है ना। तो देखो तो यहीं से तुम्हारे तिलक को लोकमान्य तिलक मिला, ठीक है। अब उसके बाद फिर वो इंग्लैंड चले गए डिफेंड करने के लिए वैलेंटाइन चिरोल को, मैंने बताया ही तुम लोग को। तो देखो कैसे शुरू हुआ कि होम रूल मूवमेंट
उसके बाद मेंटोकुल चंगफोर्ड आया 1919 वाला, जहाँ बोलते हैं कि रिजर्वेशन तुम्हारा और भी बढ़ा दिया गया, उसका सीट को भी बढ़ा दिया गया था, याद है तुम लोग को। और कहीं ना कहीं ये मेंटोकुल चेम्सफोर्ड 1917 का ही रिकमेंडेशन जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का बना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बना तो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं हमारे कंट्री में, जो कि मैंने तुमको बता दिया था, या फिर तुम पॉलिटी में एक बार और पढ़ने वाले हो इस चीज़ को, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। ऐसे हुआ है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है, आने वाले समय में जो भी रिलेटेड होगा इससे हम जानेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं इसी के साथ तुम लोग को बता दूँ भगत सिंह का केस। देखो हमारे यूथ में बहुत ही कॉमन नैरेटिव फैलाया जाता है कि भगत सिंह को चाहते तो बचा सकते थे गांधी जी, है ना। ये इसलिए भी ताकि गलत तरीके से भ्रम कर सके, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी पूरा मास को लेके चल रहे थे। नंबर 1, मास को लेके चलोगे तो तुमको पूरी तरीके से नॉन वायलेंस ही होना होगा, वही प्रिंसिपल चल सकता, अहिंसा का प्रिंसिपल ही तुमको जस्टिफाई करेगा उस समय। और जो देखते हो कि जो भगत सिंह का जो आइडियोलॉजी था वो थोड़ा एग्रेसिव आइडियोलॉजी था, तो अब खुल के कैसे सपोर्ट करोगे उस आइडियोलॉजी को? तुम नहीं कर सकते। खुल के सपोर्ट करना मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा भी एक नीचे बेस है, लोग मास सपोर्ट है, इसलिए खुल के सपोर्ट करना मुश्किल हो गया। नंबर 1, तो तुम बोलोगे कि चलो खुल के सपोर्ट नहीं किए तो क्या पीछे सपोर्ट किए थे? तो पीछे सपोर्ट किए थे, लेटर लिखे हैं उस समय, मगर लेटर लिखने वाला बात कोई नहीं करता है यहाँ इस कंट्री में कि गांधी जी कोशिश किए थे। अभी भी वो लेटर पड़ा हुआ है हमारे म्यूजियम में, भारत के म्यूजियम में, और खुशी की बात है कि हमने देखा है उस चीज़ को, ठीक है ना, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं हम। तो जो गलत नैरेटिव है उस गलत नैरेटिव से बचना चाहिए। तो हम पब्लिकली सपोर्ट नहीं कर सकते थे भगत सिंह को, गांधी जी के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। नहीं तो लोग बोलता कि तब फिर ब्रिटिश इसको भी दबा, गांधी जी को भी दबा देता सब। गांधी जी इतना टिक पाए क्यों? नॉन वायलेंस की वजह से। अब करेगा तो करेगा क्या? इसको क्या कर सकती है? तो पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, ब्रिटिश भी मजबूर करेगा। क्या क्या कर सकते हैं? तुम पीसफुली मांग रहा बैठा हुआ हाथ जोड़ के, कुछ नहीं कर सकता आदमी। एक न एक दिन पिघलेगा। ये तो पूरा मानवतावाद पे बात की है ना, इसलिए तो बहुत बड़ा नाम है गांधी जी का। समझ गए ना, ये है एक्चुअल रीजन। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।